माफिया अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश से। पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस असद को तलाश रही थी और देश के साथ साथ नेपाल में भी दबिश दी जा रही थी, लेकिन इनका कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। झांसी में यूपी एसटीएफ ने आज मोहम्मद गुलाम और असद को एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों पे 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। इन दोनों के एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया। दरअसल 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या प्रयागराज में की गई थी, उसके बाद सरकार पे सवाल उठे थे और सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसी दिन से ये सिलसिला जारी है। 2 एनकाउंटर पहले हो चुके हैं, कई शूटरों के घर पे, मददगारों के घर पे बुलडोजर चल चुका है और अब 2 एनकाउंटर और हो चुके हैं। संदेश सीधा है, जितना बड़ा माफिया होगा उतना बड़ा संदेश होगा। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर ने कई मायनों में बड़े बड़े माफियाओं को बड़ा संदेश दिया है। माफिया अतीक यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी आज हाथ लगी है, यानी कि 5 लाख की इनामी अतीक अहमद के पुत्र असद को आज मार गिराया गया है। हालांकि इसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टी जो है लगातार तंज कसती नजर आई है, यानी कि उन्होंने उस मुठभेड़ पे कई सवाल खड़े किए हैं। यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का कहना था कि जिस तरीके से इनकाउंटर किए गए हैं, ऐसे मानवाधिकार का हनन हुआ है। ऐसे में मानवाधिकार को इस यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी आज हाथ लगी है, यानी कि 5 लाख की इनामी अतीक अहमद के पुत्र असद को आज मार गिराया गया है। हालांकि इसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टी जो है लगातार तंज कसती नजर आई है, यानी कि उन्होंने उस मुठभेड़ पे कई सवाल खड़े किए हैं। यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का कहना था कि जिस तरीके से इनकाउंटर किए गए हैं, ऐसे मानवाधिकार का हनन हुआ है। ऐसे में मानवाधिकार को इस पे जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इनकाउंटर है या फिर पकड़कर इनकाउंटर किया गया है। इस तरीके से कई सवालों को घेरे में करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में हुए इनकाउंटर पर भी, इससे पहले हुए इनकाउंटर पर भी सवाल खड़े करते आज नजर आए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इनके सवाल उठाने पर क्या मानवाधिकार इस पर जांच भी। मुख्यमंत्री योगीनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात आज एक बार फिर से सत्य साबित होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब सत्र चल रहा था और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिए गए थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र के दौरान ऑन फ्लोर ये बोला था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज ठीक 50वें दिन उत्तर प्रदेश की यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त थे, उनको झांसी में ढेर कर दिया है। उसके बाद प्रदेश मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहते हुए सुना गया कि अगर प्रदेश में योगी राज कायम है तो माफियाओं का राज खत्म हो गया है। और इसी के साथ जितने भी विपक्ष पार्टी हैं उनका सफाया होता नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी योगी जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म है और अब सिर्फ और सिर्फ योगी राज ही रह गया है। मुख्यमंत्री अहमद के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस की तरफ से विवेचना की गई वो चार्जशीट जो कि कोर्ट में दाखिल की गई, जिसके बिहाफ पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की रिमांड मांगी थी, वो शीट वायरल हो गई है। उस शीट में कई ऐसे खुलासे हैं जिससे यह पता चलता है कि माफिया अतीक अहमद के तार पाकिस्तान तक जुड़े थे। हालांकि यूपी पुलिस का कहना है कि वो एक गैंग भी चलाता था और उस गैंग के जरिए अपने सदस्यों को निर्देश देता था, जिसमें रंगदारी, फिरौती, अपहरण, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन अपराध शामिल थे, और जो उसका गैंग लगातार इन अपराधों को, इन वारदातों को अंजाम देता था। हालांकि पूरे मामले को लेकर उसने यह भी बताया, ऐसा विवेचक का कहना है, जो चार्जशीट वायरल हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उसके कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी है। साथ ही साथ पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई उसको हथियार उपलब्ध कराती है, जो कि ड्रोन के जरिए भारत की सीमा में पहुंचाए जाते हैं। वहां से स्थानीय जो उसके नेटवर्क के लड़के हैं वो इन हथियारों को उसके ग्रुप तक पहुंचाते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो वो इन हथियारों को बरामद भी करा देगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा इस चार्जशीट के जरिए हुआ है, जिसमें यूपी पुलिस बता रही है कि इस बिहाफ पे उसको अतीक अहमद की रिमांड मिलनी चाहिए। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए मामले में भी उसने बताया है कि किस तरीके से शूटर्स को निर्देश दिए गए, कौन सा हथियार कहां से मिलेगा, उनको वापस कहां पर रखना है, छुपने के लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसके लिए क्या इंतजाम होंगे। ये बहुत सारी चीजें विवेचक ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखी हैं। अब देखना यह है कि जब अब रिमांड मंजूर हो चुकी है तो पूछताछ में और कौन कौन से खुलासे यूपी पुलिस की तरफ से अतीक मामले में किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का डंका बजते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने अपने 8 महापौर के प्रत्याशियों की सूची रिलीज कर दी है। लखनऊ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेला है, वंदना मिश्रा को मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अगर बात की जाए अयोध्या की तो अयोध्या से आशीष पांडे को पर दांव लगाया है समाजवादी पार्टी ने। इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव का नाम सामने आया है। अगर गोरखपुर से बात की जाए तो गोरखपुर से काजल निषाद पर दांव लगाया है, झांसी से रघुवीर चौधरी। और वहीं अगर बात की जाए मेरठ की तो मेरठ से अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान पर दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी ने 8 टोटल जिलों के प्रत्याशियों की सूची रिलीज कर दी है। वैसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चीज साफ तौर पर देखने को मिली है कि महिलाओं पर ज्यादा दांव लगा रही है समाजवादी पार्टी। मेयर के टिकट को लेकर 50% ऐसे नाम हैं जो महिलाओं के निकलकर सामने आ रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि अगली सूची में क्या कुछ नाम शामिल होते हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कानपुर की मेयर सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। महिला सीट कानपुर होने के बाद से राजनीतिक दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वह अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतारने पर जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को सपा से कानपुर के लिए सीट मिली है, तो कांग्रेस से प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की पत्नी आसमी अवस्थी को सीट दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने फिलहाल अभी तक अपना मेयर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर कानपुर की जो मेयर प्रत्याशी होंगी वो चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी व कांग्रेस की जो प्रत्याशी कानपुर चुनी है, उन्होंने विकास के कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे सीवर लाइन का हो, चाहे सड़कों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगी और बाजी मारने का प्रयास करेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी जब अपना प्रत्याशी कानपुर का मेयर उतारती है तो वो प्रत्याशी कौन होगी। क्या एक बार प्रमिला पांडे पुनः विश्वास जताया जाएगा या फिर किसी दूसरी महिला प्रत्याशी को कानपुर के मेयर के लिए उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोटला मेवातियान में उड़ाई जा रहे हैं आचार संहिता की धज्जियां। जमकर प्रचार सामग्री का किया गया प्रयोग व अपने प्रत्याशी के हक में मांगी गई वोट। आपको बता दें कि थाना देहात के कोटला मेवातियान में एक वीडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि बसपा प्रत्याशियों ने एक जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें सैकड़ों के लोग जो है संख्या में इकट्ठा हुए थे और ये परमिशन बिना किसी जो है पुलिस को सूचना के ये आयोजन किया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले इस वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे भारत समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 400 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि स्कूलों और अस्पतालों में, कॉलेजों में मास्क और सैनिटाइजर अब जरूरी होगा। अगर इन व्यवस्थाओं के साथ स्कूल संचालित नहीं होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा है जहां पर भी भीड़ भाड़ होती है, चाहे वो बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पर भी लोगों को मास्क लगाना होगा। इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो पिछले 24 घंटे में 97 केसेस आए हैं, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अब सख्त हो चुका है। बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है और दस्तक देते ही 3 मरीजों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से एक मरीज लखनऊ में एडमिट है तो 2 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि लोग इस संकट की घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और नियमित हाथ को साफ करें और बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है और इस प्रक्रिया को करते रहें। रोजगार मेले के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बातचीत भी की और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत आत्मनिर्भर भी बन रहा है और सरकारी नौकरियों में भी लोगों को अवसर मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस रोजगार मेले की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को की थी। इसके साथ ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही विजन है कि किस तरीके से मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अब भारत में आत्मनिर्भर तरीके से खिलौने भी बनाए जा रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी युवाओं को शुभकामनाएं भी दी जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी सरकारी पद अभी रिक्त चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए। इसके साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जाए। इसी कड़ी में भारत सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अब ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है, यानी कि अब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और भारत लगातार विकास कर रहा है, चाहे वो किसी सेक्टर की हम बात करें। रोजगार मेले निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां तेज हुई हैं, उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ से सीमा प्रधान को मेरठ से मेयर प्रत्याशी बनाया है। उसी के बीच अगर देखा जाए तो सरदना विधायक अतुल प्रधान की धर्मपत्नी है सीमा प्रधान, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और उसी के बीच की अगर बात की जाए ओबीसी आरक्षण है और उसी को लेकर के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी अभी किसी मेयर प्रत्याशी का नाम घोषणा नहीं कर पाई है। उसी से पहले अगर बात की जाए तो तकरीबन 53 लोगों का भाजपा में अभी तक नाम शामिल हुआ है। 53 लोगों की लिस्ट मेरठ में बनकर तैयार हुई है, जिसमें 8 लोगों की लिस्ट ऊपर भेजी गई है। और उसी के साथ साथ देखा जाए जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, दूसरे चरण में मेरठ में चुनाव है, उसी से पहले सीमा प्रधान को मेरठ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने ऋचा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बसपा की बात की जाए 2017 में बसपा ने काफ़ी मजबूती के साथ मेयर का चुनाव जीता था और उसके बाद अब की बात की जाए तो बसपा का अभी कोई कैंडिडेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भाजपा की बात की जाए तो भाजपा और सपा अब की बार टक्कर में रहने वाले हैं। उसी के बीच गठबंधन को लेकर के जिस तरह से सपा और एलएलडी का गठबंधन है, उसी बीच एक नई खबर सामने मिल रही है कि गठबंधन के जो प्रत्याशी है इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं। जल्द ही जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलेंगे। मेरठ की बात की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सीटों का गठजोड़ हुआ था उसमें भी सपा के कैंडिडेट उतारे गए थे आज। लेकिन अब की बात की जाए मेयर प्रत्याशी को लेकर के कहीं ना कहीं आरएलडी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन उसी के बीच मेरठ से अतुल प्रधान की धर्मपत्नी सीमा प्रधान को मेरठ मेयर का प्रत्याशी बनाया है। निकाय चुनाव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी आ रही हैं, जहां पर वो सबसे पहले 3:45 बजे जो है वो अमेठी के शाहगढ़ ब्लॉक के हरिहरपुर गांव पहुंचेंगी, जहां पर जो है कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। स्मृति ईरानी उनके परिजनों से मुलाकात करेंगी और शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के एसडीएम कॉलोनी पहुंचेंगी, जहां पर एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगी और वहां से लोगों से मुलाकात भी करेंगी। और जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने निजी आवास के कार्यक्रम में पहुंचेंगी, जहां पर जो है रामकथा का कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदन मोई गांव पहुंच करके जहां पर सांसद भवन का निर्माण हुआ है वहां पर वो जो है एक रामकथा का श्रवण करेंगी और लोगों से मुलाकात करेंगी और वहीं समरसता भोज में भी शामिल होगी और लोगों से मुलाकात भी करेंगी और भोजन भी करेंगी। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कैंप कार्यालय गौरीगंज भाजपा कार्यालय पर जाएंगी, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं व जो है बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक करेंगी। और बैठक में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिशा निर्देश भी देंगी। और इस बैठक को और इस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे को जो है नगर निकाय चुनाव के पहले का दौरा जो है ये अहम दौरा माना जा रहा है। हमारा देश भारत जहां गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है, उसी क्रम में एक आजमगढ़ में हमारे मुबारकपुर गांव में एक गुलाब यादव है जो इस तहजीब की और इस परंपरा को निभाते हुए पिछले 3 पीढ़ियों से आज भी बदस्तर उनका चल रहा है। उनका जहां खानदान, उनके बाप दादा रोजेदार मुबारकपुर के मुसलमानों को रोजे के लिए जगाते आए हैं, उसी क्रम में गुलाब यादव जो वो भी यही काम करते आ रहे हैं। सुबह रोजेदारों को सहरी के लिए उठाना उनका जैसे ये नित्य क्रम बन गया है और उनको जैसे इसमें रम गए हैं। वो इस पे बिना भेदभाव के वो मुसलमान भाइयों के दरवाज़ों को अपने खटखटा के उठाते हैं, जिसका कोई बुरा भी नहीं मानता है। और ये कहीं न कहीं हमारे गंगा जमुना तहजीब का मिसाल कायम करते हुए आज जिस तरह से हमें इस भारत में ज़रूरत है, जहाँ हिंदू मुसलमान छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा मारपीट तक करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, वहीं हमारे गुलाब भाई जो इस चीज़ों को मिथ्या करते हुए आपसी भाईचारे का एकदम जीवंत उदाहरण देते हुए आज भी इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद भी अवैध
वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। टेम्पो और जो टैक्सी चलती हैं उससे अवैध रूप से वसूली की जा रही है। दबंग इस पर सतर्क हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया है कि अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए, जिसके लिए दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी स्तर पर जारी किए गए हैं कि इनको चिन्हित कर इन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन रायबरेली के हालात इससे जुदा जरूर नजर आते हैं। आप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े ये टैक्सी चालक और टैक्सी के जो स्टैंड के मालिक हैं उनके द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि दबंगों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर रोक नहीं लग पा रही है। फिलहाल जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं नगर पालिका के द्वारा हम लोगों को लाइसेंस दिया गया है, लेकिन दिखाते नहीं हैं। फिलहाल जिलाधिकारी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई का आश्वासन तो जरूर दिया है। वहीं जो टैक्सी चालक हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 75 रुपये से लेकर 300 रुपये माह की वसूली की जाती है। हम लोग का पालन पोषण करना भी दूभर हो गया है। ऐसे में हम लोग अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? और फिलहाल अब इस पर जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करेंगी ये देखने वाली बात होगी। भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप एक बड़े अधिकारी पर लगा है। आईफोन के नाम पर करोड़ों की लूट और भ्रष्टाचार किया गया है। हरदोई के डीडीओ अजय प्रताप सिंह द्वारा आईफोन के नाम पर करोड़ों की लूट 1306 ग्राम सभाओं में की गई है। जैसे ही एक मामले की जानकारी लगी, उसके बाद भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया। ग्राम पंचायतों में सरकारी निधि विकास कार्यों के लिए जो पैसा आता है उसमें डीडीओ ने खुद अपना विकास किया। जैसे ही इस मामले की जानकारी डीएम मंगला प्रसाद सिंह को लगी, उन्होंने फौरी तौर पर डीडीओ को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई है और जांच के आदेश दिए हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर शक दिखा रहे हैं, लेकिन हरदोई जनपद में किस तरीके से भ्रष्टाचारी अधिकारी जो है पनप रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि हरदोई के इन डीडीओ पर क्या कार्रवाई। कल बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र सबका गांव के अंदर एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें कलयुगी बेटे ने अपनी बुआ, अपने चाचा और अपने पिता को गला घोटकर मार दिया था। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। बेटे ने नींद की गोली देकर और बिजली के तार से उनका गला दबाकर हत्या की थी। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला जमीनी रंजिश की वजह से था। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। कल मुजफ्फरनगर की रतनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौत का सामान बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में रतनपुरी थाना प्रभारी पंकज राय को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है रतनपुरी पुलिस ने, जिसमें 8 बने और अधबने तमंचे, 3 बंदूक और भारी मात्रा में तमंचे बनाने का सामान पुलिस ने बरामद किया है। एक जो अवैध असलहा तस्कर था उसको भी गिरफ्तार किया है और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। बिजनौर के मंडावली में आज सुबह सवेरे एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, आपको बताता चलें, बिजनौर के मंडावली सरकारी अस्पताल के सामने गाड़ी में गैस रिफ्यूल करते समय भयंकर आग लग गई और गाड़ी स्वामी खुद झुलस गया। जी हां, आपको बता दें, गाड़ी स्वामी झुलसा और उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और गाड़ी पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग पूरा प्रयास कर रहा है आग बुझाने की लगातार, लेकिन आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। लेकिन अगर ये हादसा हुआ क्यों है, ये एक मुख्य सवाल है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। गैस रिफिल सबके सामने करना और अवैध मशीनों से करना, आग लग सकती है, तो इससे बचा जा सकता है। ऐसा ना करें। बिजनौर के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर आग का कहर नजर आया है। ताज़ा मामला थाना सिंगाई क्षेत्र के ग्राम ठाकुरपुरवा से जुड़ा हुआ है। यहाँ बीती रात अज्ञात कारणों के चलती लगी आग में 1 दर्जन से अधिक घर जलकर स्वाहा हो गए। इस दौरान घरों में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। घरों का सामान बचाने के उम्मीद में 3 लोग भी काफ़ी रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आग का कहर निरंतर लखीमपुर खीरी में जारी है। कहीं गेहूं के खेतों में आग लग रही है तो कहीं घरों में आग लग रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आग के बचाव के ठोस उपाय आम आदमी को कैसे करने होंगे।
और ब्रेक के बाद रुक कर रहे हैं अगली खबर का। शाहजहांपुर में डीएम कार्यालय पर वकीलों ने जमकर हंगामा किया। ज्ञापन देने के दौरान पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की हुई थी और इस दौरान महिला अधिवक्ताओं को चोटें लगी थी। वहीं कानपुर के वकीलों के समर्थन में ज्ञापन दिया जा रहा था। माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। एटा में न्यायालय के आदेश पर अलग अलग मुकदमों में लगभग 63 लाख से ज्यादा की अवैध अंग्रेजी, देसी व कच्ची शराब को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 63,90,500 रुपए की थाने में बरामद अवैध शराब को नष्ट कराते वक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट वेद प्रिय आर्य और सीओ सिटी आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार व थाना प्रभारी कोतवाली देहात मौजूद रहे। और खबर सहारनपुर से है, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में 6 नए मामले आने के बाद एक्टिव केस की संख्या 20 हो गई है। वहीं अब तक टोटल कोरोना पॉजिटिव आए हुए व्यक्तियों की संख्या 48 हो चुकी है, जिनमें से 28 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर जहां एक तरफ हर कोई बाबा है तो मुमकिन है का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार असद के एनकाउंटर को सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के पोते और कुंदरकी मुरादाबाद विधायक जियाउर रहमान ने इस एनकाउंटर पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक असली और फर्जी एनकाउंटर में फर्क है। एनकाउंटर में सच्ची या दुर्घटना इस टाइप के वारदात अंतर्गत आता है, लेकिन ये फर्जी हो रहा है। गाजीपुर में पुलिस ने करीब 9 साल से फरार चल रहे 25,000 का इनामिया बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। पकड़े गए इनामिया विपिन के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। दरअसल सदर कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में 9 साल से फरार चल रहे विपिन वर्मा को गिरफ्तार किया है। एसपी ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विपिन वर्मा 2014 में हुए एक हत्या का आरोपी है। गाजीपुर में पुलिस की स्वाट टीम और सर्विलांस टीम द्वारा 65 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोगों के मोबाइल गुम हुए थे, जिसकी शिकायतें दर्ज की गई थी। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम लगातार इन गुमशुदा मोबाइल की तलाश में लगी हुई थी। फिलहाल गुमशुदा मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपा गया है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।